अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अगर बात की जाए हमारी सियासी तारीख को लेकर तो जुम्मे का दिन अमूमन भारी समझा जाता रहा है तमाम तर सियासी जमातों के लिए, मगर आज तो हफ्ते का रोज़ है। लेकिन आज का जो दिन है वो किसी ड्राउने ख्वाब से हमें नजर नहीं आ रहा कम, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसले होते हुए नजर आ रहे हैं। फैसले कैसे अगेंस्ट हो जाते हैं कि जहां पर बात की जा रही थी कि कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, वहीं पर आज खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में बड़ी भारी तादाद में वो कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जहां मुस्तरद नहीं हो सके वहां गिरफ्तारियां की गई, और जहां गिरफ्तारियां नहीं हो सकी तो वहां इनसे मुतल्लिक फैसलों को महफूज किया गया। अब यहाँ पर कई सवाल जन्म लेते हैं कि तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी अगली अपील की तरफ जाएगी, कोर्ट की तरफ रजू किया जाएगा, और अगर कोर्ट की तरफ रजू किया जाएगा तो क्या तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। अगर खातर ख्वाह नताइज हासिल नहीं होते हैं तो क्या नताइज के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेगी। और अगर एक सियासी जमात को साइड पर रख दिया जाता है और इसी तरह के फैसले सामने आते हैं तो क्या हमारा मुल्क किसी नए सियासी बहरान का सामना कर सकता है या नहीं कर सकता। क्या अवाम इस फैसले को और इस तरह के इलेक्शन को और इस तरह के नताइज को कबूल करेगी या नहीं करेगी। ऐसे कई सवाल जन्म ले रहे हैं। आज बानी तहरीक इंसाफ के भी कागजात को मुस्तरद कर दिया गया और उसके ऊपर भी काफ़ी एलिगेशन सामने आई हैं, जिसमें अभी उनका तोशाखाना केस भी चल रहा है, अभी तक वो नाअहल हैं। तो उस हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कागजात थे उनको वापस किया गया है। बड़ी भारी तादाद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जिनके ये कागजात वापस किए जा रहे हैं, और कई जगहों से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदा जहाँ जहाँ मौजूद थे वहाँ पर कुछ लोगों के घरों में जाकर उन्हें हिरासा किया गया है और कहीं से कुछ लोगों को गायब कर दिया जाता है, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब के केस में देखा गया है। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है नुशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नुशाद अली साहब, अगर हम बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, तो अभी इलेक्शन होने नहीं हैं, मतलब या होने हैं, इस हवाले से सियासी जमातों ने काफ़ी इबहम पैदा की है और स्टिल अभी तक वो इस चक्कर में ही हमें नज़र आ रही हैं। लेकिन आज एक बड़ी भारी तादाद में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात को मुस्तरद किया गया है, इस पेशरफ्त को या इस आज की कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप भारी तादाद में कह रही हैं, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शायद ही को पता बचा हो जिसके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद ना किए गए हों। उसकी वजह ये है, शायद नंबर के अंदर ये कोई 30-31 लोगों की बात की जा रही है जो अभी तक सामने आए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है। मेरे सामने ये लिस्ट जो मैंने नाम लिखे वो ये मेरे सामने आए, लेकिन इन 31 नामों का मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब से लेकर और वो शहराम तरकई तक और वो जो जितने भी लोग हैं, मतलब अगर कोई जिनको मैं जानता हूँ या जो नॉन लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारे चेहरे जो हैं वो उनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं। बिल्कुल। 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये दुरुस्त है कि 9 मई के जो मामलात हैं, जब क्रिमिनल केसेस हों तो वो लोग इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन उनके अलावा जो मामलात हैं वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इस सूरत के अंदर तो ये इंतखाबात जो हैं इन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। एक बात। दूसरी बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है इन इंतखाबात को तस्लीम कैसे किया जाएगा। अगर आप इस तरह से इंतखाबात कराएंगे तो फिर इनकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी। तीसरा मामला ये है, वो मेरे लिए और ज़्यादा परेशान कर रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि अब ये पता नहीं पीटीआई को ढूंढना चाहिए कि ये वकील उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या वो खुद इतनी नेग्लिजेंस है कि देखिए इमरान खान साहब एक लीडर हैं जी। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हालत है कि वो अपने जो लीडर के चेयरमैन जो उनके हैं, साबिक चेयरमैन जो हैं या बानी कायद जो हैं, उनके भी कागजात जो हैं वो सही तरह से जमा नहीं करा सकते कि उनमें सेकेंडर और प्रपोजल्स के मामलात ख़राब हो रहे हों कि जी वो ये तो कानून है ना, ये तो कानून सबको मालूम है, ये तो एक आम एमपीए एमएनए को भी ये बात मालूम है। और अगर पूरी की पूरी जमात का जो सरबराह है उसके भी कागजात नामजदगी दुरुस्त ना हो तो ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब कि किसी दूसरे हल्के से लेके आप सेकेंडर को डाल दें, तो ये भी मेरे लिए एक बड़ी परेशानी के बायस है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं माजरत चाहूँगा, इसकी कोई बेस नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये जब मैंने ये लिस्ट तरतीब देते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए मेरे एकदम दिमाग में ख्याल आया
कि यार अल्लाह के बंदो, मतलब ये वकील क्या करते हैं, ये जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं, ये कोई चीज देख नहीं रहे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारे सियासतदान जो हैं वो इलेक्शन से बाहर हो जाएं और वकील जो है ना उनके कागजात से नामजदगी हो जाए, तो ये पीटीआई सिर्फ वकला की जमात रह जाएगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी मामलात है। तो मुझे तो मैं तो हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ, और दोनों तरफ से हैरान परेशान हूँ। ना सिर्फ रियासत के मामलात पे हैरान परेशान हूं, मैं सियासत के मामलात पे भी हैरान परेशान हूं। और तहरीक इंसाफ की इटसेल्फ अंदर की सफ़ों पे मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्या साजिश हो रही है। मेरा ये ख्याल था, मुझे लग रहा था, इस तरह की बातें मैं देख रहा था कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की जो बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोशिश की जा रही है। ये भी मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन से भागना चाह रही होगी। लेकिन ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं। चलो, ये अगर मैं इनको सही तस्लीम भी कर लूँ, फिर भी मैं इस बात पे बड़ा परेशान हूं कि ये क्या बात हुई कि इमरान खान साहब के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हो जाएं, वो ठीक तरह से ना फिल किए जाएं, या आपके जो 4-5 स्टालवार्ड्स हैं, मतलब परवेज लाई साहब, मेरी तो समझ से बाला तार है कि जो बंदा 2 दफा वजीर रहा हो। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उस्मान बुज़दार साहब के कागजात जो है मंजूर हो गए हैं, लेकिन परवेज अली साहब के कागजात बड़ी, मैं आपको ईमानदारी बात कहूं, कुछ चीजें जो है ना आज के दिन के बाद कुछ चीजें जो है ना वो अजीबो गरीब मखमसे का शिकार हो गई है। एक क्लैरिटी होती है चीजों के अंदर, वो क्लैरिटी मौजूद थी। मैं नाकिद हूं पीटीआई का, लेकिन ये क्या तरीकेकार है, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इस तरह किस तरह आप इंतखाबात को कोई शिफाफ एग्जैक्टली आप कैसे इनको शफाफियत की तरफ लेकर जाएंगे। आजम चौधरी साहब, जहां पर सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि सारा दिन मीडिया पे यही खबरें चल रही थी, बल्कि फेरिस्ट में इजाफा हो रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा से फलां बंदे के कागजात मुस्तरद हो गए, पंजाब से फलां बंदे के हो गए, लेकिन वहीं पर यह खबर आ रही थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान के, बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा के, नवाज शरीफ साहब के फलां हलकों से कागजात जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड ये है या पिंडी प्लान है, ये जो कभी बाजवा साहब के जमाने में जिक्र होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं निशात साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। कल मैंने यही बात की थी तो निशात साहब ने कहा था कि क्या अकेली पीटीआई के मुस्तरद होने हैं, मुस्लिम लीग नून के वो नहीं हो सकते। नहीं एक्सपेक्ट करता। हाँ, लेकिन कोई तरीके का नहीं, ये तो मैदान ही नहीं है। देखें, अब जो कुछ आज हुआ है, ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम प्रोग्राम में पढ़ भी नहीं सकते। इमरान खान से शुरू हो तो वो नीचे तक जाए, इतनी लंबी फहरिस्त है। हर हल्के के अंदर यही कुछ, और जितने वो उनके फेसेस हैं पार्टी के, ऑलमोस्ट सारे बाहर हो गए हैं। बिल्कुल। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का एक मुश्किल मिजाजी के साथ वो जो एक काम कर रहे हैं एक पार्टी को साइडलाइन करने के लिए, ये वही एजेंडा है। उसमें सबसे पहले क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जनाब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे एतराज़ लगा दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसके ऊपर एतराज़ात आ गए, उन एतराज़ात को कंसिडर किया गया, कोर्ट में जाके वो बल्ले का निशान बहाल होता है, बल्ले का निशान बहाल होता है। उन्होंने अपना अगला जो उनका इख्तियार है उन्होंने वो इस्तेमाल किया, कागजात नामजदगी उड़ा दिए। दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसे इंतखाबात को किसने तस्लीम करना है, ना पाकिस्तान में ना बाहर। क्योंकि ये तो वही किसी ने क्या खूब कहा था, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ठीक है, एक अनोखे लाडले को आपने इक्तदार में अगर लाना है तो पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है या पाकिस्तान का जो इंतखाबी सिस्टम है उसका मजाक ना बनाए, उसका कोई अच्छा तरीका। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि कोई जमात, फर्ज करे कोई भी जमात है, आप छोड़ दें इमरान खान साहब को, कोई जमात जो है उसका लीडर इंतखाबात के लिए मतलब अपने कागजात जमा करा रहा हो, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। इसके वैलिड है, आपकी बात वैलिड है, वैलिड है। ये तो कानून है, वो इलेक्शन पहली दफा भी नहीं लड़ रहे, दुरुस्त बात कर रहे हैं आप, दुरुस्त बात कर रहे हैं, हमें इस पर भी जरूर बात करनी चाहिए। देखिए, उनकी ये बज़ाहिर जो हमें नजर आ रहा है, उनकी अपनी सफ़ों को भी खंगालने की जरूरत है। क्या समझ? अच्छा, अब बात यह है कि देखिए सिलेक्शन की तरफ बढ़ता जा रहा है ये निज़ाम। आपने एक बंदे को लाने के लिए आपने पूरे निज़ाम को इस वक्त मफलूज करके रख दिया है, तहस नहस कर दिया हुआ है। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह जिस मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम कर रहा है, मेरा ख्याल उसे खराज तहसीन पेश करना चाहिए। खासी हद तक वो कामयाब हो चुका है। देखिए, आपने इंतखाबात क्यों करवाने हैं? पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम से क्या होगा? आपका मुआशी इस्तेहकाम होगा। अगर इस किस्म के इंतखाबात में मियां नवाज शरीफ आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, पाकिस्तान में जब सियासी इस्तेहकाम ही नहीं होगा, उनको क्या फायदा उस प्राइम मिनिस्टरशिप का? जब एक पार्टी को आप इंतखाबात से बाहर निकाल देंगे, उसके बाद आप एक अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे, क्या वो पार्टी या बाकी जो पार्टियां या सियासतदान एतराज करें वो खामोशी से बैठ जाएंगे? कभी इस्तेहकाम नहीं आएगा, इंतशार रहेगा। उस इंतशार का नुकसान इस मुल्क को भी पहुंचेगा, मुल्क की मुआशत को पहुंचेगा, मुल्क की कौम को पहुंचेगा, पूरे सिस्टम को और जमहूरी निज़ाम को पहुंचेगा। आपको इसकी बजाय उन लोगों पे जो देखें,
या तो होता ना कि मुस्लिम लीग नून के भी छोटे मोटे एतराजात आते हैं, तमाम जमातों तमाम उम्मीदवारों पे आते हैं, आप उनको बराबरी की सतह पर ट्रीट करते। मैं बड़ा वैलिड पॉइंट है जो निशात साहब ने उठाया कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इमरान खान पार्टी के सरबराह हैं, उनके कागजात कैसी गैर जिम्मेदारी के साथ जमा करवाए गए कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए। अब देखो दो इशू है ना उनके कागजात मुस्तरद होने के। सबसे बड़ा एक इशू जो उनका सेकंडर है जिसने तायद की है, क्या उसका नाम कुछ तालब समथिंग था, नहीं मुनीबुर रहमान, मुनीबुर रहमान, अब वो उस हल्के का वोटर नहीं है जी। बेसिकली इसी पे थोड़ी सी जो मैंने तहकीक की, उनके एक वकील है कोई मेरा ख्याल है इंसाफ लायर्स फोरम के, उमर तालब जी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बंदे अरेंज किए करने थे तायद और तजवीज करने वाले। ठीक, अब बात यही है कि उन सफ़ों के ऊपर पीटीआई ने खुद खंगालना है कि क्या उनकी सफ़ों में कोई ऐसे लोग तो नहीं है जो किसी एजेंडे पे आए हों जिन्होंने कागजात जमा कराए, जबकि इससे ज्यादा संगीन एक मामला है क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली का मामला भी अभी है, बिल्कुल तोशाखाना केस उसको भी अभी एड्रेस करने की जरूरत है। तोशाखाना के ऊपर देखिए दो चीजें हैं, अदालत एक जुर्म साबित होता है अदालत के अंदर, दूसरा अदालत उस जुर्म के तयन करते हुए सजा का आगे तयन करती है कि कितनी सजा और कितना जुर्माना कितनी मुद्दत की। वो जो उनको जुर्म एक साबित हुआ है उसको अभी तक चैलेंज नहीं किया था पीटीआई ने। पीटीआई ने जो सजा इमरान खान साहब को हुई थी उसको चैलेंज किया था, जिस पे सजा को कलअदम किया गया, लेकिन उनका जो बुनियादी चीज थी, उनका जो जुर्म साबित हुआ था उसके ऊपर बेसिकली इनको अपील में जाना चाहिए था, चाहे वो उसका इस्लामाबाद हाईकोर्ट फोरम जो अभी कागजात जो अभी बेस बनी है, लेकिन निशात साहब मैं सिर्फ ये तो था इमरान खान साहब का। अभी इमरान खान साहब के साथ आपने खुद नाम गिन दिए हैं, उसमें पूरी लंबी लिस्ट है, आपने पूरी पार्टी के जितने फेसेस है जिनके बारे में ये तवक्को थी कि चलें जी ये आएंगे पार्लियामेंट के अंदर आएंगे, चले कोई एक जमहूरी सिस्टम आपका ना पार्लियामेंटी निजाम पड़ेगा, आपने तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिए। अब आप एक ऐसा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं जिसमें आप उम्मीदवार भी आप खुद हैं जीतने वाले, आपका अपोनेंट भी आपका अपना ही बंदा है, आपके मुकाबले पे कोई मुखालफत करने वाला या आपके मुकाबले पे उस तरह जोर से इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी है ही नहीं। यस और फिर ऐसे कैसे होगा सर, आप अपना पॉइंट भी दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक सवाल ये भी आ जाता है जब हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर किस तरह से किया जाएगा, और क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को भी लेकर काफी ज्यादा एतराजात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात ने उठाए हैं, वो स्टिल अभी तक उस पर एतराजात कर रही हैं। उनके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली, उन्होंने आज भी इसी हवाले से कोई बात भी की थी, वो इस पर भी नाराज नजर आते हैं कि हमारे एतराजात को भी सुना नहीं जा रहा। अगर इलेक्शन ऐसे ही हो जाते हैं तो मुल्क की जमहूरियत का जो एक वो अलम बरदार बने घूम रही हैं सारी सियासी जमातें, वो जमहूरियत का क्या करेंगे फिर? हम किस तरह से इस बात की यकीन दहानी करवाएंगे कि जमहूरी स्टेट? देखिए ये तो हम दोनों ने ये बात जो है इस पे गुफ्तगू की है। मैं अब चौधरी साहब की बात सुनने के बाद ना मैं अभी तक परेशान हूं, आपको सच्ची बात बताऊं, चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से बात बता दी। मैं अभी भी इस बात पे मेरी सुई अड़ी हुई है कि कैसे मुमकिन है कि चौधरी परवेज इलाही को ये ना मालूम हो और उस्मान बुज़दार के वो अप्रूव हो जाए, वो वसीम अकरम प्लस है ना, मतलब वो उस्मान बुज़दार जो है वो तो एक बिल्कुल डिफरेंट डिबेट है ना, वो तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अच्छा, उन्होंने कागजात जो जिम्मेदारी से जमा करा लिए। मेरा मकसद, मेरा पॉइंट ये है, ये जो बात सुनने के बाद जो मुझे बात समझ में आ रही है, देखिए मैं और तनाजुर में देख रहा हूँ, यहाँ से मैंने बात शुरू की थी ना, मैं चाहता था कि चौधरी साहब पहले उस पर बात कर लें ताकि मुझे थोड़ा अंदाजा भी हो जाए कि कहीं मैं हो सकता है गलत सोच रहा हूँ। लेकिन फ्रैंकली मैं जब इस सारे सिनारियो को देख रहा हूँ ना, ये बात दुरुस्त है कि देखें, मुझे पता है कि 9 मई के जो लोग जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा अभी तक जेल में है और बहुत सारे लीडर्स हैं, कुछ मफरूर हैं, लेकिन उन पे अभी तक सजा याफ्ता नहीं है। लेकिन मुझे ये ख्याल है, मैं ये कह नहीं सकता कि इस तरह हो, लेकिन मुझे ये ख्याल है कि उनको तो शायद इजाजत नहीं मिलेगी। चलो मान लेते हैं, समझ आ जाती है, लेकिन जो बाहर हैं वो बेचारे, लेकिन नहीं, मैं उससे भी हटके मेरा पॉइंट ये है, मुझे ये लग रहा है, अब ये बात सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये कागजात जो है ना जानबूझ के इस तरह जमा कराए गए जी। देखें, कुछ देर पहले ये बात आ रही थी कि पाकिस्तान क्यों प्रैक्टिकली जब मैं लॉजिकली सोचता हूं तो मुझे पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त बड़े उनके मुश्किल हालात से वो गुजर रही है, उनके बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस सूरत के अंदर कि जब वो इन हालात के अंदर, जब उनका तंजीमी स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास लोग नहीं है, फिर आपको पता है इस बात का, ये बात हम यहाँ प्रोग्राम में कहते रहे कि कोई बंदा कागजात जमा कराने जाता है उसको पकड़ लें या उसके सेकेंडर को पकड़ लें, या इन हालात में उनको पता है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और मुझे ये लगता है कि ये बाकायदा प्लान करके
करके ये कागजात नामजदगी जमा ही इस तरह से कराए गए हैं कि ये नामजद ये मुस्तरद हो जाए। इलेक्शन कमीशन क्या करे? इलेक्शन कमीशन पर कानून ए है, कानून बी है। अगर आप कानून ए की वायलेशन कर देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ये नहीं कर सकता कि वो उस ब्लंट वायलेशन को एड्रेस करते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं, फिर ये हो नहीं सकता। आपने ये गलती कर ली है, ये गलती है चूंकि, इसलिए वो नहीं होता। हाँ, हो सकता है अपील में जाए, मुझे नहीं पता अपील का स्टेटस और चीजें क्या आएंगी, आगे आएंगी तो आने वाला वक्त है। लेकिन आज जब मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूं, मैं यहां से जब मैं ये स्टूडियो के अंदर एंटर हुआ था तब मेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये जरूर सोच, मैं इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं हूं कि इमरान खान साहब के जब कागजात की बात आए, चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात की बात आए, तो उसमें गलती कोताही हो। देखें, गलती कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम अपने लीडर के लिए नहीं कर सकते अगर पीटीआई वाले, तो फिर तो बहुत ही शर्मनाक और वो अजीब किस्म की बात है। सो मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये साजिश है इस चीज के लिए कि ये कराया जाए, ये ठीक है कि वो वहां से भी ऑपोजिट, वहां भी हवाएं मुखालिफ ही चल रही हैं, इसको तस्लीम करते हुए, लेकिन ये लग रहा है कि चूंकि हवाएं मुखालिफ हैं इसलिए आप इस सारे प्रोसेस को इस लेवल पे ले जाएं कि ये तस्लीम ही ना किया जाए और ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया जाए और इसका नतीजा ही ना को निकले। मेरी राय है, इतना ज्यादा तो एक पार्टी को हम नहीं ना कह सकते कि जी वो इलेक्शन से, एक पार्टी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, एक पार्टी अपनी दो असम्बलियां तोड़ के, ये पता क्यों मेरे असेंबली से बाहर आती है। जो लाहौर हाई कोर्ट में जब पिटीशन दायर की गई थी ना, जिससे इलेक्शन शेड्यूल मुतासर हुआ था, वहां भी मेरा यही ख्याल था, मेरा आज भी यही ख्याल है। वो पार्टी इलेक्शन कराना चाहती थी, लेकिन जिन हालात से वो गुजरी उसको पता है कि अगर हम इलेक्शन करा के जो नंबर्स हमारे सामने या नताइज आएंगे जो हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उनकी जो जितनी हवा बनाते हैं ना वो सोशल मीडिया पे पूरी कंपेन चलाते हुए, तो मैंने बार बार बता रहा हूं, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया यूजर्स को कि इनकी वक्ती आने वाली है, ये याद रखें कि गड़बड़ करने वाले नहीं जाएंगे। लेकिन ये मुझे ये लग रहा है, ये मेरा जाती ख्याल है, मैं आपको बताऊं, ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ मैं इस बहस और तमीज के बाद मेरा तज्जिया है, मुझे लग रहा है कि पीटीआई ने प्लान करके ये सारा कुछ इस तरह से किया ताकि ये सारे लोग बाहर हो जाएं और ये शोर डाला जाए। जो उसका पुराना वतीरा है, यही तरीका वारदात है पीटीआई का, इसी तरह से वो फायदा लेते हैं, फेवर लेते हैं और मुतनाज़ा बनाएंगे इलेक्शन को। ये मेरे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये बता दीजिए, जैसे उन्होंने बताया कि जी ये तमाम तर चीजें प्लान के तहत की गई और प्लान ऐसा मजबूत था कि अवाम में पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका कितना हाई चल रहा है, फिर भी प्लान उन्होंने बना लिया। सेकेंडली, अगर हम बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद इस मुल्क का सियासी बहरान खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म होगा? ऐसे इंतखाबात से तो बहरान बढ़ेंगे। आज देखें ना, आज खिलाड़ी भी वही आदमी है जी, अंपायर भी वही आदमी है, ठीक, बैट्समैन भी खुद है, बॉलर भी खुद है, ठीक, उसी के लिए सारी ये पिच तैयार की गई है जी, ठीक है, एक ही बंदे के लिए। तो आप उससे ये तवक्को कर रही हैं कि निजाम ठीक हो जाएगा पाकिस्तान? ये निजाम और तबाही की तरफ चला जाएगा। आप जितना जमहूरियत को कमजोर करते चले जाएंगे, पाकिस्तान का बहरान बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान के बहरान का एक ही हल है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन और अवामी मैंडेट का एहतराम। वो जब तक वो नहीं मिलेगा, अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जाएगा, जब तक ये सियासतदान किसी और तरफ इक़्तिदार के लिए जो नजरें गाड़े बैठे हैं उस तरफ देखने जाए, अवाम की तरफ देखना शुरू करते हैं, ये पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता, पाकिस्तान की मुआशा ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि इस वक्त ना बाहर की दुनिया को आपके ऊपर एतमाद है, ना पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग आप पे एतमाद करने को तैयार हैं, क्योंकि आप लोगों ने पिछले कई सालों से बारियां ले रखी हैं। आपने जो कुछ पाकिस्तान के अंदर आज तक तरक्की के नाम पर जो कुछ किया है, वो ये कौम का बच्चा बच्चा उसको भुगत रहा है। आप फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान का निजाम ठीक करेंगे इक़्तिदार में आके? और इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अपनी नूरा कुश्ती करके आप बेवकूफ बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाई क्यों इतना कौम के वसाइल जाया कर रहे हैं? कोई इतना अरबों रुपया जाया करना है इंतखाबात के ऊपर? आप पीटीआई को बाहर कर दिया आपने, वो आप अभी पर्चियां डालें, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, एक को सदर बनाए, अल्लाह खैर सलाह, निजाम को चलाएं आगे। पीटीआई लड़ना ही ना चाहे तो फिर क्या करें? लड़ना ना चाहे, ये आप ये तो अच्छा, मैं हैरान हूँ, मेरे दिमाग में हैरान हूँ कि जो ये बात मुझे ये बात हजम ही नहीं हो रही ना। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है इस चीज को। मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि एक चीज का उनके पास अपने क्या कहते हैं कि
असम्बलियां भी तहलील की इससे पहले अपना डिफेंस इलेक्शन कमीशन और नून के पास, उनके पास वो डिफेंस नहीं है जो हमारे निशात भाईजान के पास उनका डिफेंस है। सर डिफेंस उतना करें जितना हजम हो जाए उनको। आप मुझे यहाँ खड़ा करके मेरी चमड़ी उतार दें, मैंने बात वही करनी है जो मेरे दिमाग में आ गई। ये बड़ी सिंपल बात है। नून लीग जाए, देखें नून लीग जाए जन्नम में, इलेक्शन कमीशन जाने उसके वो मैं आपको ईमानदारी बता रहा हूँ, मैं चौधरी साहब के साथ बैठा रहा हूँ, मैं बात करते हुए वापस आ पता नहीं क्यों मेरे दिमाग, मैंने जब ये लिस्ट लिखनी शुरू की ना, नाम लिखने शुरू किए, मैं जैसे जैसे नाम लिखता गया हूं ना, ये 2-3-4 नाम ऐसे हैं जिन पे मेरा दिमाग अड़ चुका है। ये कैसे हो सकता है यार? सदर, पार्टी का सदर, बिल्कुल किसी भी जमात का सदर, आप कहें जी ABC कोई सदर, बानी कायद, एग्जैक्टली उसके कागजात नामजदगी के अंदर ऐसी नॉर्मली कि जी क्या जी सेकेंडर, ये अच्छा ये बताऊं, ये जो सियासत में ये जो काउंसलर होगा ना, उससे भी पूछ लें, ये कंक्लूड करते हैं, मुझे ब्रेक की तरफ काउंसलर से भी पूछ लें तो उसको भी इस कानून का पता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ये काम किया जाए? ये किया गया। अब आप जो मर्जी इसको कहते रहे, मुझे आप जितना मर्जी बुरे इल्जाम कर रहे हैं, मुझे लोग जो मर्जी कहें, लेकिन मेरा दिमाग की सुइयां अड़ चुकी है कि ये साजिश है, इसीलिए है क्योंकि उनको पता है हम वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इस साजिश के ताने बाने अगर किसी और तरफ चले गए, अगर माल्टाउन की तरफ उनका पूरा चला गया, चलिए ठीक है। अब ये तो आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलाही अमल क्या होगा। क्या वो अपील की तरफ जाएंगे, और अगर अपील की तरफ जाएंगे तो उन्हें कितना इंसाफ मिलेगा? और दूसरी जाने पर इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी सबसे बड़ा सवालिया निशान ये रह जाएगा कि इलेक्शन की शफाफियत को कैसे यकीनी बनाना है। यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर कुछ कर नहीं रही तो वहां पर वो जलसे जरूर कर रही है, लेकिन वो जलसे आवाम के साथ नहीं कर रहे, अपने अपने इजलास बुला के उनमें अपने पार्टी अरकान से जरूर मिल रहे हैं। आज भी एक पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया गया है, इजलास जरूर हुआ था, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि ये अवाम को मंशूर देंगे, अपने नए आने वाले इंतखाबी एजेंडे के हवाले से आगाह करेंगे, या अपने पार्टी टिकट का ऐलान करेंगे। ऐसा तो कुछ नजर नहीं आया, बल्कि वहां पर एक चीज जरूर नजर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई की यकीन दहानी करवाई कि मैं आपका बहुत अच्छा भाई हूं। मरियम नवाज साहिबा ने बताया कि जी मेरा और हमजा शहबाज का किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं चल रहा, बल्कि वो यूं कहना चाहिए था कि फैमिली रीयूनियन जो है वो हो रहा था पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में, जिस तरह आज देखा गया। अवाम से रिलेटेड कोई खास बात तो नजर नहीं आई है। और जब बात नवाज शरीफ साहब ने करना शुरू की तो उन्होंने कहा कि मुझे आज शहबाज शरीफ साहब की बातें सुन के लग रहा है कि मेरे अपने सगे भाई ने मेरे लिए बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं जज्बाती हो गया हूं। तो हम इस तमाम जज्बाती सीन में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आप अवाम के लिए कोई अच्छी चीज़ हमें सुनाने को पेश करेंगे या एक अच्छा एजेंडा पेश करेंगे, आपकी पार्टी का मंशूर आएगा। वैसा कुछ नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ पर आज एक जलसा भी किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए शेखुपुरा में, और वहाँ पर उन्होंने खिताब ज़रूर किया, लेकिन लोग वहाँ पे खातिर ख्वाह नज़र नहीं आए। जो एक बड़ी तादाद होनी चाहिए थी वो वर्कर्स की नज़र नहीं आई है। यही वजह है कि ज़राए यही बता रहे हैं अब तक की खबरों के मुताबिक कि नवाज शरीफ साहब इसीलिए आवाम के सामने नहीं जा रहे क्योंकि उन्हें पता है अभी तक मंशूर भी नहीं उनके पास तैयार, और ना ही वो आवाम को फेस करना चाहते हैं क्योंकि 16 माह की कारकर्दगी के भी कई जवाब देने पड़ेंगे। आजम चौधरी साहब, आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, चलें नून लीग और कुछ नहीं कर रही तो छोटे छोटे इजलास तो ज़रूर कर रही है। वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद वो बात करेंगे अवाम से रिलेटेड, या कोई एक नया मंशूर आएगा, अवाम से रिलेटेड कोई प्लान दिया जाएगा। वहाँ पे तो फैमिली रीयूनियन चल रहा था, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? अच्छा, इंतखाबात से ये कुछ महीना 2 महीने पहले ना मुस्लिम लीग नून, 2-3 माह पहले मुस्लिम लीग नून 180H पे जहाँ पे आज था ये, वो कोई मंशूर के हवाले से एक इजलास किया करती थी, और इसी तरह का वहाँ पे स्टेज लगा होता था, उसमें सारा मीडिया भी मौजूद होता था, मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत भी होती थी, और वहाँ पे मुस्तकबिल का लाहे अमल दिया जाता था। जी बिल्कुल, कि पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से कैसे निमट रही हो। लेकिन आज वहाँ पे जो सूरत हाल देखी है कि इंतखाबात सर पे है, और इंतखाबात, एक तो इलेक्शन कमीशन है, इंतखाबात के लिए जो कंपेन का टाइम दिया जाना है वो सिर्फ 2 हफ्ते का है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा होगा कि नेशनल इलेक्शन के लिए कंपेन का टाइम सिर्फ 2 हफ्ते मिल रहा है। 22 जनवरी को नॉमिनेशन पेपर क्लियर होंगे, फाइनल लिस्ट लगेगी, और 8 फरवरी को आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है। अच्छा, लेकिन अभी तक वहाँ पे ना कोई मंशूर आया, ना मुस्तकबिल का कोई ऐसा प्लान आया। हाँ, जो फैमिली रीयूनियन जिसकी आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो फैमिली के साथ पार्टी भी थी, पार्टी के लोग भी थे। उस रीयूनियन के अंदर भी चेहरों के ऊपर संजीदगी नजर आई आज,
वो जो जिस तरह का इंतखाब होने जा रहा है, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, जिस तरह का प्लान उनके लिए तैयार हुआ है कि तमाम तर रुकावटें दूर कर दी गई हैं, हर चीज उनके रास्ते से हटा दी गई है कि आए जी सीट पे आके बैठे, इसके बावजूद चेहरों पे वो रौनक और खुशियां नहीं है। इसकी क्या वजूहात है जी? इसकी बुनियादी वजूहात ये है कि आप अवाम के पास नहीं जा रहे, आप अवाम को फेस नहीं कर पा रहे, आपके पास है कुछ नहीं। 16 माह की कारकर्दगी ने अवाम का जीना हराम कर दिया हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आज सर्दियों के दिनों में बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, गर्मियां भी आनी है, पिछली गर्मियां ये कौम भुगत चुकी है। गैस का बिल, जो कि गैस लाहौर में आती भी नहीं है, चंद घंटे गैस आती है, उसका बिल, ये कल परसों बिल डिलीवर हुए हैं, उसका बिल नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा खुराक, चूल्हे बंद हो गए हैं आम आदमी के। आपने उस चीज का हिसाब देना, लोग तैयार बैठे हैं आपसे हिसाब लेने के लिए। शेखुपुरा गए थे ना शहबाज शरीफ साहब, आज आप देखें कि मुस्लिम लीग नून का जलसा हो, शेखुपुरा में हो, जिसको मुस्लिम लीग नून अपना एक होम ग्राउंड कहती है। लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, ये मुस्लिम लीग क्लेम करती है कि हमारी होम ग्राउंड है, ठीक है, सेंट्रल पंजाब। और शेखुपुरा में आप जलसा कर रहे हो और आप मायूस होकर वहां से आए कि एक चेयरमैन का इलेक्शन जो होता है ना यूसी का, उस तरह के लोग वहां पे इकट्ठे हुए हो। ये ऐसे ही था जैसे शाहदरा में मरियम नवाज साहबा का जलसा हुआ था ना, ये वैसा ही जलसा आज शेखुपुरा में हुआ है। भाई आप अवाम के पास जाएंगे तो आपको फिर जो है ना हकायक सामने आएंगे। और मियां नवाज शरीफ सीजन पॉलिटिशियन, उन्हें पता है कि उनके भाई साहब ने 16 माह में जो गुल खिलाए हैं ना, वो मियां नवाज शरीफ ने जाके फेस करना है। तो लिहाजा जब तक वो कुछ लेके नहीं जाएंगे अवाम के पास, वो मुश्किल है कि वो फेस करें। ठीक है, ये ना हो कि यहीं से 180 से कोई फ्लाइट किसी और तरफ उनकी रवाना हो सकता है, बीमार ना हो जाए। अच्छा, अगर बात की जा रही है पंजाब के हवाले से, तो अभी अच्छा नौशाद साहब, ये तो पंजाब की कंडीशन है, अभी तो जनूबी पंजाब भी नहीं गए। पीपल्स पार्टी को एक मामले में फिर आप मेरे हाथ से दाद आप दोनों जरूर देंगे ना, कि वो देखें जलसे में कोई आए ना आए, बिरयानी भी पकती है, स्टेज पे भी जाते हैं, आवाम से बात भी करते हैं, खिताब भी करते हैं, वापस आ जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं जा रही? और आज भी जो हुआ है, मंशूर नहीं था उसमें, मंशूर अभी नहीं आया, मंशूर तैयार नहीं हुआ। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ दो बातें। पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कहना चाहिए कि उनके जलसों में लोग नहीं आए, कुछ जलसे उन्होंने बेहतर किए हैं, गड़ी खुदाबख्श में अच्छा किया। उससे पहले केपी में भी एक दो जलसे उन्होंने बेहतर किए हैं। अब जलसों की पहले बात कर लें तो शाहदरा वाली जो मरियम नवाज साहिबा की, उन्होंने कहा, मैं बहुत पहले भी बार बार ये कह चुका हूँ, वो जलसा नहीं था जी। आज का जलसा था, ठीक है, उन्होंने जलसा अनाउंस किया था, लेकिन आज वो तादाद, जॉय साहब की बिल्कुल ठीक है कि आज वो तादाद नहीं थी। जो शहबाज शरीफ, जो पार्टी सदर जहां कहीं गया है, नून लीग का पार्टी सदर, तो उसके जो शायान शान मॉब होना चाहिए वो नहीं था, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल। अब जॉय साहब की ख्वाहिश अपनी जगह कि 188 से त्यारा उड़ के कहीं और चला जाए, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात रही हैं, पहले भी रही हैं, बड़ों ने बड़ी बात भेजते रहे हैं, वो फिर त्यारा वापस मोड़ आता है, वो त्यारा हाईजैकिंग पे भी बना देते हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताऊँ, एक दुनिया का एक बहुत मुसद्दिक का जरीदा है, मतलब शायद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल। जी बिल्कुल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि एक साहब हैं, वो जो है ना, अगर वो उनको हुकूमत मिल जाए ना, तो पाकिस्तान को तेज़ तरीन जवाल देखना पड़ सकता है। अगर आइंदा हुकूमत उनको दे दी जाए तो तेज़ तरीन जवाल देखना पड़ता है। जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, ये बात मुझे याद आई आपके संजीदा गुफ्तगू से, ये जो कह रहे हैं ना संजीदा चेहरे, हाँ जी वो जो संजीदगी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त संजीदा क़यादत की ज़रूरत है। वो नहीं कि सिर्फ जो आइडियलिज्म या आइडियल अप्रोच रखते हैं लेकिन डिलीवर कुछ नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ये नहीं चाहिए इस वक्त संजीदा। ये जो संजीदगी है, ये बिल्कुल दुरुस्त है इनकी बात कि चेहरे संजीदा हैं। चेहरे संजीदा क्यों है? संजीदा चेहरा उसका होता है जिसने ये जिम्मेदारी उठानी हो और जिसने डिलीवर करना हो, परेशान वो होगा। क्यों कि जितने चॉइस साहब ने मामला गिनाए हैं, इन्होंने सीपीआई आज नहीं बताया, आज आया है सीपीआई, ठीक है ना, 41% से ऊपर है महंगाई इस वक्त, जो कि मरकजी बैंक कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगी, लेकिन अभी उसके कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। ये बात भी दुरुस्त है कि सर्दियों के बिजली के बिल भी जो हैं वो हैं जो गर्मियों में भी नहीं आते, ठीक है। गैस का बिल वो है कि मैंने भी जब, अच्छा मजे की बात है, मैं आपको बड़ी मजे की दिलचस्प बात है, वो गैस का बिल बड़ा होता था, अब इतना सा हो गया, इतना सा आया इस दफा। बिजली का बिल भी छोटा सा हो गया है। अच्छा वो इतना सा हो गया, लेकिन जब मैंने उस पर अमाउंट पढ़ी तो मैं एक दफा ना बहुत बड़ी हो गई, मैंने उसको 3-4 दफा गौर से देखा कि वाकई ये गैस का बिल है, अल्लाह के बंदो, उतना बिजली का बिल नहीं आता था।
गर्मियों में भी जितना सर वो है। हमने पहले भी एक दफ़ा मुझे याद है वो आपको याद होगा चौधरी साहब, आपको याद होगा असद उमर साहब के ज़माने में एक दफ़ा गैस का बिल आया था, वो जिसके बारे में फिर वो जी वापस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो एक दफ़ा आया था, ये जो बिल अब आ रहे हैं, देखिए हालात बहुत ख़राब हैं। ठीक है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से आप, मैंने पहले भी कहा था कि ये ना समझें कि हम कोई जो है ना आपकी मईशत जो है वो कोई वेंटिलेटर उसका उतरा है, अभी बेड से भी आप नहीं उठे, अभी आप वार्ड में भी नहीं आए, तंदुरुस्त होकर चल के जाना तो बहुत दूर की बात है। तो ये संजीदगी होनी चाहिए, ये संजीदगी नहीं होगी तो हमने पहले गैर संजीदा हुकूमत का हाल देखा है। 36 माह की हुकूमत, उसने जो गैर संजीदगी दिखाई थी उसको उसने हमें ना डिफ़ॉल्ट तक पहुँचा लिया था। मसला क्या है? मसला ये है कि ये जो अब मंशूर जिसकी बात कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये अर्ज़ की थी कि देखिए मंशूर का मामला क्या है जी। मेरी इतलात के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ का मामला ये है, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात मत की जाए जिसका वादा हम पूरा ना कर सकें, वादा सिर्फ वो किया जाएगा जो हम पूरा कर सकते। अच्छा, अब वादा करें क्या? अवाम की मुसीबत ये है कि अवाम पिसी खड़ी है, ठीक है ना। आपके इंटरनेशनल मीडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आलमी मालियाती इदारे पता है क्या कह रहे हैं? आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है, उन्हें शक है, वो डर रहे हैं कि जो हुकूमत मुंतखब होकर आएगी वो ये जो सख्त फैसले हमने लिए हैं और जो हमने अभी थोड़ा बहुत सांस लेना शुरू किया मईशत ने, इसको रिवर्ट बैक ना कर दे। रिवर्ट बैक करना क्यों जरूरी है? कि जो मुंतखब होकर आने वाली हुकूमत है उसके पब्लिक के साथ स्टेक है, क्योंकि उसने वोट मांगना है। वोट मांगने के लिए नारा देना है, नारा देने के लिए कोई बात करनी है। अच्छा, बात क्या करनी है? बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कोई अनरियलिस्टिक किस्म की बात की जाएगी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अभी आपको 2-3 साल 4 साल इस हालत में गुजारने हैं, जिसके बाद आप कहेंगे कि जनाब आपकी मईशत शायद वो भी क्या कि वो 3-4 साल इन स्ट्रिक्ट हालात के साथ चलते हुए दुरुस्त सिमत में अगर आप गुजारेंगे तो हो सकता है कि मईशत अपने पांव पर खड़े होने की पोजीशन में आए। तो दुरुस्त तब भी नहीं होगी कि उठ के दौड़ने लग पड़े, दौड़ने वाला मामला नहीं। अब इन हालात के अंदर मंशूर किस तरह दिया जाए? वो तो बिलावल साहब ने तो दे दिया, बिल्कुल ठीक है ना। उनको पता है कि घर कितने का बनता है, एक घर भी 10 लाख से नीचे पाकिस्तान में कहीं घर बन सकता है? चॉइस बताएं, 2 मरले का घर भी बन सकता है। आपका प्रोग्राम मुर्तजा वहाब साहब ने बड़े गौर से देखा, उन्होंने जवाब भी दिए इसके ऊपर। देते रहे जवाब भाई, मैंने तो कैलकुलेशन लॉजिकल करके दी थी, अब जवाब जो मर्जी कोई दे दे, लेकिन बात यह है कि ये हमें पता है। हमने यही नारा तो हमने 2018 के अंदर भी सुना था जी। तो नौकरियां कहां हैं? वो नहीं दी जा सकती, नहीं दे सकते आप नौकरियां। अगले कह रहे हैं आप प्राइवेटाइजेशन करें, ये सरकारी बोझ कम करें, ये जो आपका इतना आपने अपने ऊपर खड़ा किया हुआ, ये जो लल्ले आपने शुरू किए हुए, ये लंबी लंबी गाड़ियां, हेलीकॉप्टरों पे आप दफ्तर आए, ये उसके मर्सिडीजों में आप फिरें, ये बंद करें, ठीक है ना। वो ये कह रहे हैं सरकारी जो सरकार है आपकी जो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च है वो आपके जीडीपी पे क्या कॉस्ट करता है, वो आईएमएफ के पास कैलकुलेशन मौजूद है, वो कहते हैं इसको कट डाउन करें। इसी के लिए वो एक इशरत साहब आए थे, इशरत हुसैन साहब, उन्होंने वो क्या कहते हैं ऑस्टेरिटी, वो एक लगाया था इस काम पे, वो पता नहीं कहां गई। अच्छा नौशाद साहब, वैसे बस की बात अभी भी नहीं हो रही। अब तक जितना भी सरकारी अमला जिस तरह की लग्जरी इसको एंजॉय कर रहा है, हमारा अगर आप उठा के देखा जाए तो मैं कल एक ट्वीट पढ़ के परेशान हो गया। चौधरी साहब, एक दोस्त है हमारे, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी, वो सेक्रेटरी लेवल के हैं, मैं बात भी नहीं करूं, उनके जिम्मे एक, अच्छा मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा एक सेक्रेटरी के पास भी एक वाइट डाला, एक वाइट करोला, एक ब्लैक करोला, एक कैरी डब्बा, और ये सारा कुछ उनके पास है जनाब। मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो परेशान हो गया। मैं तो हैं तो हमारे दोस्त, लेकिन मैंने कहा यार एक सेक्रेटरी के पास इतनी उसके डिस्पोजल 5-7 गाड़ियां, वो रो रहे हैं कि 5-7 गाड़ियां वापस करें जनाब, इदारे की जो आपके पास है इनका बिल भी दें, आपकी तनख्वाह से काटा जाएगा कि आप ये किस हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे मामला हैं जो नौशाद साहब पड़े हुए। आप ईमानदारी की बात है, इस कौम के साथ अगर ये जारी रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि मेरे और आपके बिल कम होंगे? कभी भी नहीं कम होंगे। अच्छा, अगर बात की जा रही है हालात की, और जैसे नौशाद साहब ने बताया बड़ी डिटेल के अंदर, तो जनाब चेहरा संजीदा कर लेने से ही मसलाइल का हल निकलेगा, या फिर हमें अब प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, हमें वन लाइनर अपना देना पड़ेगा, अब हमें इस पर स्ट्रिक्टली काम करना पड़ेगा? क्योंकि ये इन्होंने बताया था कांटों की सेज है, इस वक्त जो भी आएगा इक़्तिदार में उससे आवाम के सामने एक अच्छा खासा मंशूर अपना पेश करना है। साहब ने बड़ी खूबसूरती से ना जी उनको उनकी संजीदगी को भी कवर कर लिया है जी। आप देखें क्या जरूरत थी पंगा लेने की जी। अगर एक बंदा जिस पे आप कहते हैं उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी तो ना पंगा लेते अद्वैतवाद का। उस वक्त तो आपको बड़ा शौक था इक़्तिदार में आने का, उस इक़्तिदार में आने के लिए आपने एक मैसिव लेवल पे जोड़ तोड़ भी किया, तमाम सियासी जमातों, वो रिमोट कंट्रोल वाली सारी पार्टियों को साथ मिलाया और आप अदम एतमाद लेके आए। अगर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुआशी हालात खराबी की तरफ जा रहे थे
तो आप तो माजी में हमने देखा है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती थी तो मुस्लिम लीग नून उसको बिल्कुल खराबी की तरफ ले जाने के लिए धक्का लगाती थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती थी, पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगाती थी मजीद खराबी की तरफ जाए ताकि आने वाले इंतखाबात में उनको फायदा पहुंचे। सियासी तौर पर तो आपको फायदा हो रहा था कि वो पार्टी बिल्कुल कमजोर होती जा रही है अगर मुआशी हालात पाकिस्तान के खराब थे। लेकिन वो कैसी खराबी थी, डॉलर 170 रुपए का था, आपकी एक्सपोर्ट 36 बिलियन पे थी, आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% पे थी, और आपने उसको धक्का मार के उस गवर्नमेंट में, चाहे वो आईनी तरीका था या जैसे भी आप आए, आप जो छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी जीडीपी जो ग्रोथ है वो माइनस में लेके चले गए हैं, आप अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 3-4 बिलियन पे ले आए हैं, आपने पाकिस्तान में डॉलर हिस्ट्री की महंगी तरीन 330 रुपए पे पहुंचा दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमने रियासत बचाई, सियासत नहीं बचाई, हमने डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया। भाई आपने पूरी कौम को 26 करोड़ अवाम को डिफॉल्ट कर दिया, आप ये कैसे दावा कर सकते हैं हमने डिफॉल्ट से बचाया? बात यह है कि आपने ये सारा कुछ अगर किया था तो अगर आप सियासी जमात हैं, बार बार इक़्तिदार में हैं, आपको मद्देनजर यह था कि अवाम की खिदमत करनी है, मुल्क की खिदमत करनी है। अब आपने जो 16 माह खिदमत की है इस मुल्क और कौम की, अब वो खौफ क्यों आड़े आ रहा है आपको? आपके पास कुछ है तो जाए अवाम के पास, अवाम को बताएं कि इन 16 माह के दौरान भाई हमने दूध और शहद की ना नहरें बहा दी थी जिससे इस्तेफादा कर रही है पूरी कौम। 36 माह में बह रही थी, 16 माह में खत्म हो गई। भाई ना करते ना, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, क्या जरूरत थी? वो अगर अपनी मौत खुद एक पार्टी मर रही है तो मरने देते। सरकार पार्टी मरने का मसला नहीं है, आप पार्टी का मसला नहीं है, मसला मुल्क का था। ये देखे ना अब मुल्क जिन हालात में अब है, भाई कम से कम आप सर्वाइव कर रहे हैं। अब 500 का डॉलर नहीं है, वरना जो आप 500 के डॉलर की ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ की थी, उन्होंने लंदन में बैठ के बयान दिया था, उन्होंने धमकी दी थी, बेसिकली वो धमकी थी उनकी कि डॉलर 500 का हो जाएगा। भाई मेरे तमाम केसेस खत्म करें, मैं पाकिस्तान आ जाऊं, डॉलर आप ना खत्म करते ना, रहेगा, आप ना खत्म करते, ठीक है, आप ना करते ना भाई, आप कहे ना उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ है, भाई मान लिया उसकी ख्वाहिशात थी, आप कहे ना जरा जिन्होंने खत्म किया, आप कहे कि ना करते तो भाई जाए, अब उन्हीं से इक़्तिदार मांग रहे हैं ना, कहे ना उनको, नहीं इक़्तिदार उन्हीं से मांग रहे हैं ना, आप ना दें, फिर सियासत आप ना दें सर, आप ना दें यार, अवाम की क्या औकात है? ये बात नहीं है, अवाम की तो नहीं औकात तो फिर बहस किस चीज की है? फिर बहस किस चीज की है? अवाम है सर, ये बात नहीं है। देखें ये प्रॉब्लम है। आप 36 माह में यहाँ पे जनाब, वो आपको पता है हमने अमेरिका बने हुए थे, आपको पता नहीं है? जो आपकी तो भाई अगर $8-10 आपकी पर कैपिटा इनकम थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। तो आपको क्या सर, मैं आपकी बात के ऊपर मैं तो सेकंड कर रहा हूँ सर, के 36 माह के अंदर आप अमेरिका बन गए थे, आप रूस के मुकाबले में खड़े थे, चीन जो है वो आपसे डर रहा था, बहुत बड़ी जबरदस्त खर्चा तलकात आपके बड़े जबरदस्त थे। आपने जनाब ऐसी, मैं कहता हूँ मैशत तो पता नहीं आपको इतना शौक क्यों था इक़्तिदार लेने का? अच्छा, वो 36 माह का जो किया हुआ था वो 16 माह में खत्म हो गया। जो 36 माह करतूत की वो नहीं, वो बहुत अच्छा था। 16 माह के अंदर इस कौम को अगर 36 माह में कुछ तकलीफें आई हैं, इन 16 माह ने सारी तकलीफें वो भुला दी हैं कौम को। नहीं कहता 36 माह की तकलीफों की बात करता है। मैं मान लेता हूं कि अगर वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया 16 माह में, शायद बेहतर कर सकते, हो सकता है बेहतर कर सकते, ना किया, उसका जवाब भी उनको देना चाहिए, आवाम को पूछना चाहिए। मैंने इसीलिए हमेशा कहा है आवाम को फैसला करने दे और कारकर्दगी की बुनियाद पर उनसे फैसला ले। 16 माह का भी ले, 36 माह का भी ले, ना होने दिया जा रहा। चलें कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, और ये फैसला तो 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम करेगी कि आखिर उसने वोट को देना है और आखिर किसके वादों के पीछे उसने जाना है, ख्वाह वो 1 करोड़ नौकरियों का वादा हो, या बिजली माफ करने का, या बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा हो, या फिर इस मुल्क के हालात बेहतर करने का वादा हो। यह फैसला इस मुल्क की आवाम ने करना है। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं। सोशल मीडिया पे एक बयानिया बनाया जा रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में एक बर्फ पिघल गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ मिल रहा है, जिसमें खतीजा शाह को जिस तरह से उनको जमानत दी गई, रिहाई मिलने के बाद एक जस्टर सामने आ रहा था कि अब देखें साइफर की भी बात नहीं की जा रही, वहाँ पर भी रिलीफ मिल रहा है। फिर दूसरी जाने पर जिस तरह से ये फैसला भी सामने आया कि क्यों एक सियासी जमात को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, उनको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने इंतखाबी अमल के अंदर हिस्सा ले सकें। और इसी के साथ साथ चेयरमैन PTI रुबानी PTI
को मुलाकात का मौका भी मिलना चाहिए, टिकट के मामला पर भी बात होनी चाहिए। तो ये वो तमाम तर चीज़ें थी कि जिस पे दूसरी तरफ पर सोशल मीडिया पर डिबेट की जा रही थी कि शायद मासूम भी कहा गया, फिर उसके बाद लाडला भी बना लिया, और इस तरह की काफ़ी डिबेट्स चल रही थी। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आके उनको भी ये लग रहा था कि ये तमाम तर चीज़ें जो क्रिएट की जा रही हैं इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह के तमाम इकदाम करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब तक जितना भी हुआ है वो उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको जालिम बना के पेश किया जा रहा है। ऐसा ही मौक़िफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी अपनाया था। लेकिन दूसरी जाने पर आज हमने देखा है कि एक डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद में जो सूबाई हुकूमत के इख्तियारात दिए गए थे सदारती ऑर्डिनेंस के तहत, वो भी वापस लेने की बात की है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक 82 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फ़ैसला भी जारी किया है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ पैनल से इसकी तरफ बढ़ते हैं। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं कि एक बयानिया ये अपनाया गया था कि जी देखिए किस तरह से एक सर्द मौसम के अंदर जो है वो चीज़ें ठीक होना शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात भी काफ़ी ठीक हो चुके हुए हैं, लेकिन आज की खबरें भी सबके सामने आ चुकी और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एतराज़ात कर रही है। आप इन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? कभी खुशी कभी गम। मिठाई 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 ये जो मिठाई खाते हैं ना वो गले बढ़ जाती है। 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को जमानत मिली है केस में से, शाम को बल्ले का निशान जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरह कल बड़ा शोर मचा हुआ था कि पीटीआई को पता नहीं आगे क्या इक़्तिदार मिलने जा रहा है, जमानतें हो रही हैं, फलां हो गया, ये हो गया, और आज तमाम कागजात मुस्तरद हो गए। वो बर्फ पड़ गई, पिघल रही थी वो पड़ गई। ये जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है ना, ये अभी उन्होंने निशात साहब ने निशानदेही की, देखें उनको अब तो आर्मी चीफ साहब ने कल जो खिताब किया फार्मर से, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर माफियाज बन के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो तैयार हो जाए, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो रहा है, और ये एक्शन बिला तफरीक है। इसमें ये भूल जाए कोई पार्टी, कोई ग्रोह, कोई जमात कि जी उनको बख्श दिया जाएगा, बाकियों के खिलाफ एक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। जो बंदा भी जिसकी वजह से सियासत के अंदर इंतशार फैलेगा, मुल्क का जो निज़ाम है वो खराब होगा या मुईशत को धचका लगेगा, वो तैयार हो जाए आगे नताइज भुगतने के लिए। ये जो बयानिए बनाए जाते हैं, जिसके हक में चीजें आ जाती हैं वो खुश हो जाता है, वो जजों की जय जयकार करता है, अदारों की जय जयकार कर, जिसके खिलाफ आती है वो मलाइन करना शुरू कर देता है। पिछले 2 दिन से आप देखें पाकिस्तान के जो आला अदलिया है उसके हवाले से क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। बिल्कुल, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कराची की गुफ्तगू देख ले, आप मरियम औरंगजेब साहबा की गुफ्तगू देख ले, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू देख ले, क्या ये मुबर्रा है इन चीजों से? अगर इमरान खान एक जूनियर जज के हवाले से कोई बात करता है तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत लग जाती है, तो ये लोग मुबर्रा है इस चीज से? ये अपनी जो जमातों के सरबराह है, ये अपने नीचे जो लाखों इनके जो कारकुन है या फॉलोअर्स हैं, उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि आए जी आप भी इसमें शामिल हो बहस में, और हम एक गाली निकालते हैं, दासा साहब भी निकालें। वैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने फिर दोबारा से टारगेट किया है इदारों को। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि ये इंतशार ये लीडर जो है ना खुद फैला रहे हैं, और चाहे किसी भी जमात का हो, उसको ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इन फैसलों के ऊपर इस किस्म की तनकीद करे। क्योंकि देखें मीडिया का ये काम है, मीडिया करता है तनकीद, लेकिन मीडिया भी मोहतात होता है। मीडिया को पता है कि कहां पे कौन सी हदूद है जिसका तयन किया जाना है, कहां पे आके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में जाता है, कहां पे आके आप बात कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी मेरा लिमिट सी कोई नहीं है, और जब दिल चाहता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो किसी अदालत के जज हो, जस्टिस हो, जिसको मर्जी वो रगड़ देते हैं पकड़ के, और कोई उनके खिलाफ ना उनको कंटेम्प्ट का नोटिस आता है, ना पूछता है कुछ। माजी में हम देखते रहे हैं कंटेम्प्ट होती रही हैं। वो 1-2 दिन पहले निशात साहब ने जिक्र किया था तलाल का, हाँ हमने देखा है उस वक्त हुए थे नोटिस, इसके अलावा भी कुछ लोग। लेकिन ये लोग जिस तरह आज कर रहे हैं, जितनी पोलराइजेशन इस वक्त है, मेरा हाल है इनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये आज कंट्रोल नहीं ना होंगे तो आर्मी चीफ साहब ने जिस चीज का इरादा किया है, ये फिर तैयार हो जाए, इनके तुम सारे कारकुन उस जुमरे में आ जाएंगे। ठीक है अच्छा जी, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो दूसरी जाने पर हमने देखा कि किस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं बाबर सितार साहब, उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जो चीफ कमिश्नर हैं उनसे जो है वो इख्तियारात ले लिए जाएँ, तमाम तर सदारती जो ऑर्डिनेंस है वो नोटिफिकेशन है उनको जो है उन्होंने कदम करार दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? और ऑलरेडी तहरीक इंसाफ ने भी काफ़ी एलिगेशंस भी उठाई थी, उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि सिस्टम के अंदर फलां लोग जो हों वो इलेक्शन के साथ वो लोग मुंसलिक रहें। नहीं, ये देखिए और तरह के मौजू है। देखें ना,
ये जो डिस्कशन है, बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला दिया है वो है टेरिटरी, जो एक टेरिटरी फेडरल टेरिटरी की बात है, उनका स्टेटस वो है। जब आपको उसको सूबे का इख्तियार देखे, कोई सूबे का मामला होता है ना, सूबे का आपके आइन के हिसाब से और बड़े मसाइल हैं, मतलब गिलगित बल्तिस्तान का था, दूसरी चीज़ों का है, ये टेरिटरीज हैं आपकी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स अलग होती हैं, टेरिटरी अलग, ये फेडरल टेरिटरी है। अब मामला ये है कि मुझे नहीं पता कि अब इस फैसले के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद के मामलात हैं वो किस तरह से डील करेगा और किस कानून के तहत वो चीज़ों को आगे चलाएंगे। क्योंकि अगर इख्तियारात देने की बात थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत अगर वो सूबाई इख्तियारात मिल सकते थे फिर चल सकता था। इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उसके अंदर क्या मामलात होंगे। इसको जरा थोड़ी फैसला तफसील से पढ़ने के बाद समझ में आएगी कि आर्ग्यूमेंट क्या था और उसके बिहाफ पे क्या हुआ। बाकी रही बात जो हम बात कर रहे थे ना सोशल मीडिया की, देखिए प्रॉब्लम क्या है। आप अगर कभी गौर करें ना, आपको सोसाइटी में हम 90s की सियासत देख कर आए हैं, मतलब हमने वो बड़े अच्छे तरीके से स्टडी की हुई है, लेकिन पोलराइजेशन का लेवल ये नहीं था। वहाँ लीडर एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू भी करते थे, ठीक है। एक और हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं, वो गलत कोट कर देते हैं, वो मोहतरमा के बारे में मियाँ नवाज शरीफ ने वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की थी, शेख रशीद साहब ने इस्तेमाल की थी, उन्हीं के कैबिनेट के अंदर थे, उन्होंने इस्तेमाल की थी, लेकिन उसको कंडेम किया जाता था। ये जरा इस पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है। अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब मोहतरमा के बारे में को बात करते थे तो पब्लिकली उसको अच्छा नहीं समझा जाता था, उसके खिलाफ रिटेलिएशन आती थी। फिर इसी तरह अगर कोई और किसी दूसरे बंदे के खिलाफ करता था, तो ना। इस लेवल की नहीं थी। जलसों में मौजूद हैं वो चीजें, कुछ चीजें मौजूद हैं। और आप देखिए ना, इतने सारे सालों के अंदर आपको वो 2 4 5 चीजें मिलेंगी जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जो अदरवाइज सियासत के इतने मामला थे। अब क्या हो गया, अब रोजाना की बुनियाद पे ये जो बात कर रहे थे ना चॉइस साहब कि ये जो तमाशा शुरू हो गया ना, देखिए ट्विटर का मकसद ये नहीं है कि मैं आप और चॉइस साहब और हमको 5 10 15 बंदों का ग्रुप बना के और उसको हम पब्लिक करेंगे और वायरल करेंगे तो चीजें चलेंगी। दैट इज फॉर द मैसेज। कि मैसेज क्या समझती है कि अब ये क्या करते हैं, ये उस बेसिकली मैं जब कहता हूं ना सोशल मीडिया विक्टिम है ये कौम, इन्होंने अरबों रुपए लगाकर ये ट्रेंड्स बनाए हैं। इन ट्रेंड्स के जरिए इन्होंने कोई भी जमात हो, मैं ये क्रॉस द बोर्ड बात कर रहा हूं कि एक जमात को लगा कि ये बंदा मेरे खिलाफ है, उसको वो उसके ऊपर गालियां दी कि वो बोलने जो ना रहे। ये नौरीन रोरी पे भी यही मामला था कि आप इस तरह से ट्रेंड्स जनरेट करते हैं। exactly. ये पब्लिक ट्रेंड्स नहीं है, ये पब्लिक जनरेट नहीं कर रही, ये मीडिया, ये डिजिटल मीडिया सेल्स है ना वो कर रहे हैं। और मीडिया भी रेटिंग लेने के लिए बाज हमारे दोस्त हैं, बाब हैं, वो इस तरह की बातें कर लेते हैं। देखिए ये मेरे हिसाब से जो अब बात की गई है ना, ये इस अगर कोई बंदा देखिए, जनरल कॉमन लॉ तो मौजूद है ना, ऐसी बात नहीं। और ज़मीर तो जिंदा है कि नहीं जिंदा, हमें पता है कि किसने क्या गलत बात की है। गलत बात नवाज शरीफ साहब करेंगे तब भी गलत है, इमरान खान साहब करेंगे तब भी गलत है। ये कैसे हो सकता है? वो ठीक वाले से ना कोई बाकायदा कानून साजी की नहीं गई। एक हमारा FIA में साइबर क्राइम एक एक्ट है, उसके तहत इसको ट्रीट किया जाए। इसके अच्छा, मैं अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, इंतजामी अफसरान के हवाले से बात करना चाहूँगा। देखें, हमारे इंतजामी अफसरान, ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जुडिशरी और इंतजामिया इनको आमने सामने किया है। जो इंतजामी अफसरान को RO DRO लगाया गया है ना, आप देखिएगा जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, जिस तरह 3 MPO के ऑर्डर्स हैं, जो DC एक 3 MPO के ऑर्डर जारी करके लोगों को नजरबंद करने के तो खत्म कर दिया, कर ही नहीं सकते। नहीं, वो कर रहा है DC। उसी DC से आप ये तो करते हैं कि वो जब RO होगा तो वो उस इलाके उसका AC या वो वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देगा। मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में जुडिशरी आपको फ्रंट फुट पे नजर आएगी, जुडिशरी फ्रंट फुट पे नजर आएगी और इंतखाबात के तमाम तर जुम्मेदारी भी देखे जुडिशरी अपने जुम्मेदारी। चलें, हम इस बाकी की जो गुफ्तगू है इसको कल के प्रोग्राम में भी कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। उनका वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है और जाते जाते फिर भी बात आ जाती है कि इस वक्त कानून जरूर मौजूद है, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है? ये इदारों की जिम्मेदारी है और वो किस तरह से करवाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ लेते हैं आपसे इजाजत, हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।